1926-27 के आसपास एक समिति बनती है। उस समिति का नाम था यंग हिल्टन आयोग। इस आयोग ने कहा भाई साहब एक ऐसा बैंक बनाइए जो सभी बैंकों को कंट्रोल में करे और सभी बैंकों पे नियंत्रण रखे। मतलब बैंकों का बैंक हो, सरकार का बैंक हो, जो देश के लिए काम करे, सभी बैंक उसके अंडर में रहकर काम करे ताकि कोई बैंक इधर उधर ना भाग सके, कोई बैंक जबरदस्ती कोई काम ना कर सके। सभी बैंकों पे कोई कंट्रोल करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो एक केंद्रीय बैंक बनाने की बात हुई। तो उस कौन सा आयोग था, कौन सी समिति थी? यंग हिल्टन आयोग। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई एक्ट 1934 पारित होता है और उसके द्वारा 1935 में एक बैंक, केंद्रीय बैंक स्थापित होता है। उस बैंक का नाम था आरबीआई बैंक। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज अपने देश के लिए नोट छापने का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं जो देश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकें बनाएगी। राष्ट्रीयकृत का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जबरदस्ती सरकार ले लेगी, अगर आप दोगे तो भी, नहीं दोगे छीन लेगी। ये होता है एक राष्ट्रीयकृत, उसका पैसा दे देगी। जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि दुकान का, आपका दुकान का कीमत 20 लाख रुपया, सरकार कुछ कोई लोग गांव का गुंडा आया, दबंग आया, बोला कि ये दुकान कितनी है, आपने कितनी कीमत? तो आपने कहा 20 लाख का है। बोलेगा ये दुकान आज से मेरी है। आपने कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। वो बोलेगा बेचने कौन पूछ रहा है, ये 20 लाख लो, निकलो यहाँ से। जबरदस्ती ले लेना ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो सरकार भी ऐसे बहुत सारी बैंकों को जबरदस्ती, जो भी लोग अपनी पूंजी लगाकर बैंक बनाए थे उनको उनकी पूंजी लौटा दिया, उसके बाद अपने पास रख लिया। कोई चीज सरकारी कब हो सकती है? कोई चीज सरकारी तभी हो सकती है उसमें जितनी पूंजी लगी है, अगर आधा से ज्यादा पूंजी सरकार की है तो वह पूंजी, वह क्षेत्र, वह चीज सरकारी मानी जाएगी। कोई बैंक, जैसे मान लो 100 करोड़ का कोई बैंक स्थापित हुआ है, अगर उसमें 51 करोड़ रुपया सरकार ने लगा रखा है तो वह बैंक सरकारी मानी जाएगी। अगर पूरा 100 करोड़ लगाया तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरकारी है ही। लेकिन आधे से ज्यादा पूंजी अगर सरकार की है तो वो चीज सरकारी मानी जाएगी। बात क्लियर है? सरकारी का मतलब ये होता है कि आधे से ज्यादा पूंजी सरकार का हो। कम होगा तो, आधे से कम होगा तो सरकारी नहीं माना जाएगा, आधे से ज्यादा होगा तो इसका मतलब सरकारी है। सरकारी का मतलब समझे ना? सरकारी का मतलब ये नहीं पूरा पैसा सरकार का है, आधे से ज्यादा उसमें सरकार का हिस्सा होगा। आधे से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 50, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहली बात तो ये 1934 का एक्ट से 1935 में स्थापित हुआ आरबीआई, और इसके लिए यंग हिल्टन कमेटी ने सुझाव दिया था। यहाँ लिखे अभी बताते हैं। इसके बाद जब ये आरबीआई बन गया तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का, 1 जनवरी 1949 को हमने आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई में दरअसल ना, आरबीआई अंग्रेजों ने स्थापित किया था। इसमें बहुत सारे विदेशियों के इसमें पैसे, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे उनके पैसे इसमें लगे थे। अब वो लोग, उन लोगों से बोला गया भाई साहब, आपका भाई साहब, बहन जी, जो लोग भी हो, मतलब बहन जी मतलब वहां की रानी और महारानी, उन्होंने भी तो अपना पैसा लगा रखा था। तो इनसे बोला गया भाई साहब आपका जो भी पैसा है अपने बैंक, इस बैंक से निकालिए। निकालने का मतलब जितना है बताइए, मैं आपको उतना पैसा दे रहा हूँ, आज से आरबीआई मेरा है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पैसा ले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आए लेने, तो भारत को समर्पित हो गया। ठीक है, तो जो भी पूंजी लगाकर आरबीआई की स्थापना हुई थी वो पूंजी वापस कर दी गई और उसके बाद आरबीआई को खुद ले लिया गया। इसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो उसके बाद आपको तो बताए थे एसबीआई का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, कल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अब क्या हुआ, ये बैंक जब राष्ट्रीयकृत हो गए तो उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक देश में काम कर रहे थे। ये तो आरबीआई राष्ट्रीयकृत हुआ है तो केंद्रीय बैंक था, सभी बैंकों पे ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और ये पैसा छापने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो ये पैसा छाप के जिन बैंकों को देगा, वो जो बैंक देश में काम करेंगे उन बैंकों, वो बैंक प्राइवेट थे। जैसे मैं अपनी कोई बैंक, मेरे पास बहुत पैसा, मान लो मेरे पास कई अरब रुपया है, तो मैं उसमें से क्या किया, 2 अरब या फिर 1 अरब रुपया, 100 करोड़ रुपया से एक बैंक बना लिया और बैंक में बना दिया कि यहाँ बेचूं, यहाँ लोन दूंगा, वहां लोन दूंगा, गरीबों को नहीं दूंगा, किसानों को नहीं दूंगा। तो सरकार परेशान हो जाती थी ना कि ये लोग बैंक खोले हैं, अमीरों को लोन देते हैं, गरीबों को लोन नहीं देते हैं। मतलब जो जिनसे लगता है वापस मिल जाएगा, जो अच्छे खासे हैं उन्हीं को लोन देते हैं। तो सरकार ने कहा ऐसा है, गरीबों को भी लोन दिया तो बैंक सुन नहीं रही थी। तो इंदिरा गांधी, जानते हो, जबरदस्त प्रधानमंत्री थी, तानाशाही तो जबरदस्त थी, जो भी चाहती थी कर लेती थी, जो भी चाहे उसको वो ले लेती थी, इतनी पावरफुल थी। तो उन्होंने क्या किया, 1969 में 14 बैंकों को पकड़ा, 14 ऐसी बैंकों को पकड़ा जिनकी पूंजी 50 करोड़ या फिर उससे अधिक थी। तो ऐसे 14 बैंकों को पकड़ा और उनका राष्ट्रीयकृत कर दिया, उनको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कब? 1969 में। कितनी बैंकें? 14 बैंकें। कितनी पूंजी की थी? सबकी पूंजी लगभग 50 करोड़ से ऊपर थी। फिर इंदिरा गांधी का एक बार दिमाग और सनका 1980 में, और 1980 में उन्होंने क्या किया, फिर से 6 बैंकों को पकड़ा और 6 बैंकों को क्या कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज से तुम सब लोग राष्ट्रीयकृत हो, इसमें जिसकी जिसकी पूंजी है अपनी पूंजी ले जाए, ये आज से राष्ट्र की पूंजी है, मतलब राष्ट्र का बैंक है, ये देश के लिए काम करेगा। तो 14 बैंक इधर से, 6 बैंक उधर से, कितने बैंक हो गए? 20 बैंक। और एक बैंक और था 1955 में जो बना था, एसबीआई। 21 बैंकों को पूरा राष्ट्र को समर्पित था। और ये 21 बैंक किसके लिए काम कर रहे थे?
अभी एसबीआई को अलग रखते हैं, ये 20 बैंक किसके लिए काम करना शुरू किए, ये सारे लोग काम करना शुरू किए देश के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखो हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ रहे हैं। 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और इसके लिए हिल्टन यंग आयोग ने सुझाव दिया था। याद रखना, यंग हिल्टन आयोग या फिर हिल्टन यंग आयोग ने सुझाव दिया। 1927-28 में यह आयोग आया था। इसने कहा कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, उसी के सुझाव पर आरबीआई की स्थापना होती है। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया हमने। 1 जनवरी 1949 को जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसमें जो विदेशी पूंजियां थी सबको लौटा दिया गया, तो पूरी तरह से आरबीआई हमारा हो गया। अब वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए नोट बनाएगा, हमारे लिए पूरे बैंक को, हमारे यहाँ जो बैंक है उनको वो कंट्रोल करेगा। तो हमारे यहाँ कुछ विदेशी बैंक थी, कुछ हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट बैंक थी, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। उसके बाद 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया 1980 में। तो कितने बैंक हो गए, 14 बैंक पहले थे। 1969 में उन्होंने क्या किया, ये देखो इधर देखो, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ या फिर उससे अधिक थी, यहाँ लिखा गया। उसके बाद क्या किया गया, 1980 में 6 बैंक, इंदिरा गांधी फिर दोनों बार इंदिरा गांधी करती हैं। 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार फिर रहता है। 1980 में उन्होंने 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया और उनकी पूंजी कितनी थी 1980 में, जिनकी पूंजी 200 या 200 करोड़ से अधिक थी उनको राष्ट्रीयकृत किया गया। 1969 में जिनकी पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी उनको राष्ट्रीयकृत किया गया। 1969 में 14 बैंक थे, 1980 में 6 बैंक थे। तो टोटल कितने बैंक राष्ट्र को दिया इन्होंने, 14 और 6 20 बैंक इन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ठीक है, अब जो ये राष्ट्रीयकृत हो गए तो यहाँ देखो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 1980 तक और भारत में 20 बैंक ऐसे थे और एक एसबीआई, 20 और 1 21 माना जाए तो 20 बैंक और 1 बैंक एसबीआई मिलकर 21 बैंक देश के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र को समर्पित थे। और राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब होता है आधे से अधिक पूंजी सरकार की होगी। अब क्या हुआ कि 1993 में, अब क्या हुआ देखो, जब 2-3 बैंक जब काम कर रहे हो तो कुछ बैंक कमजोर होने लगते हैं, उनका नुकसान ज्यादा हो जाता है, उनका पैसा गया है वापस नहीं आ रहा है, बैंक कमजोर होने लगते हैं। तो जब बैंक कमजोर होने लगते हैं, उनका काम धाम नहीं चल पा रहा होता, तो ऐसे करते हैं छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिला देते हैं कि भाई बड़ा बैंक अब आपको देखेगा, आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं बैंकों का विलय। जब बैंक कोई घाटे में चल रहा होता है ना, तो जो बैंक प्रॉफिट में चल रहा होता है, घाटे वाला बैंक प्रॉफिट वाले में विलय कर देते थे। तो कुछ बैंक विलय करते करते आज बहुत कम बैंक बचे हुए हैं। तो इनको देख लीजिए कि 1993 में पहली बार न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया, क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया घाटे में चल रहा था। ठीक है, कब किया गया, 1993 में। और आपको याद होगा 1894, जस्ट 101 साल पहले पीएनबी की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय में। अभी तक देखना, अतः अब कितनी बैंक रह गई, 19 रह गई। एक बैंक हमने 20 था राष्ट्रीयकृत, हमने एक को विलय कर दिया तो कितने बचे, 19 बचे, याद रखना। इसके बाद क्या किया गया, 2018 में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, इधर देखो 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में किसको मिलाया, विजया बैंक और देना बैंक। 2 बैंकों का नाम सुने होंगे, विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। कितने बैंक कम हो गए, 2 बैंक फिर से कम हो गए। तो कितने बचे थे, 19 बचे थे। यहाँ से एक घटा था ना, 20 में से एक घटा था, 19 था। फिर 19 में से 2 फिर विलय किया, 2 घट जाएगा, तो अब कितने बैंक बचे, 17 बैंक बचे। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने बचे, 17। कब, 2018 में। 2020 में हमने क्या किया, देखो 2020 में हमने क्या किया, 6 बैंकों का विलय कर दिया। तो अगर 17 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, 11 बैंक बच जाएंगे ना। तो 2020 में हमने 6 बैंकों का विलय किया। किसको किसको मिलाया, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें किया, पीएनबी में। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंक मिला है, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुने होंगे इनके। किसमें मिला है, पंजाब में। और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक है और एक है केनारा बैंक, नाम सुने होंगे, सिंडिकेट बैंक और केनारा बैंक। इन दोनों बैंकों को हमने मिला दिया, सिंडिकेट बैंक को हमने मिलाया केनारा बैंक में। एक बैंक ये मिला, सिंडिकेट बैंक को कहाँ मिला दिया, केनारा बैंक में। इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हमने किया यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमने क्या 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 मिला, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को। इसके बाद हमने क्या किया, इलाहाबाद बैंक को कहाँ मिले, 1865 में स्थापित हुआ था, कल अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसको मिलाया, इलाहाबाद बैंक को कहाँ मिला दिया, हमने मिला दिया, याद रहेगा। इसके अलावा अब बैंक कितने रह गए, टोटल 6 बैंक घट गए ना। अब कितने रह गए, अब बैंकों की संख्या रह गई 12। तो ये कौन किसमें मिला है, ये सब नहीं पूछा जाता, बस ऐसे जनरली आपको बता दिया। बस याद रखना, अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या ये तो 11 रह गया था। अरे 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा, प्लस एक एसबीआई जिसको 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो कितना हो जाएगा, 12 बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12 बैंक है। तो इस तरह से देश में अभी कितनी बची हैं, 12। इनको भी अब मिला मिला के धीरे धीरे खत्म ही करेंगे। माना जा रहा है कि भविष्य में केवल 3 या 4 बड़े बैंक रहेंगे, बाकी सबको खत्म कर दिया जाएगा।
तो ये था राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगला वीडियो में हम आगे कवर करेंगे आरबीआई को डिटेल में से, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, यह इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर का मुद्रा बैंकिंग का तीसरा वीडियो है। आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको जब भी कहीं पढ़ाया जाएगा वो अलग मैटर है। तब तक आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए ताकि आप पेपर में कहीं भी बैठो तो आप इकोनॉमी से क्वेश्चन ना गलत करो। तो एक इकोनॉमी का नोट्स आप बनाते जाइएगा, ज़्यादा ना, जो मैं समझा रहा हूँ अगर उसको नहीं बना पा रहे हो, उसको समझ ही रहे हो, तो जितना यहाँ लिखते हैं उतना अपने नोट्स में नोट करते जाइए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें तब तक।